अच्छा, हमने कल डिस्कस किया था कि टैक्स के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई टैक्स है, कंटेंट है, जैसे हेलो वर्ल्ड हम लिखते हैं, तो नॉर्मली ये जो है वो लेफ़्ट लाइन आ रहा होता है, तो इसको सेंटर में करना है। तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी का नाम था, इस पर हम कोई क्लास अप्लाई कर लेते हैं। सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी काम कर रही थी ये टेक्स पे कर रही थी, यानी फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ की थी वो टेक्स्ट पे अप्लाई होती हैं। यानी टेक्स्ट का कलर चेंज करना, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट को फ़ॉन्ट साइज़ देना है, टेक्स्ट को फ़ॉन्ट फैमिली देनी है, सब कुछ टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा था। अभी आज जो हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं CSS बॉक्स मॉडल। वो जो उसके बॉक्सेस होते हैं ना, यानी जो 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 टैग होते हैं उन टैग के ऊपर वो चीज़ें अप्लाई होती हैं। जैसे अगर हम इसको लेफ्ट लाइन ही चलो रहने देते हैं, इसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, तो अभी हमारा ये एक बॉक्स हमें नज़र आ रहा है ना, बॉक्स बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये फुल विड्थ क्यों कंटेन कर रहा है? क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये एक हमारे लिए बॉक्स बना हुआ है। इसी तरह अगर हम कोई इनलाइन टैग लगाते हैं, जैसा कि इनलाइन टैग कौन सा होता है, एंकर टैग लगा लें और उसमें लिख दें हम मे बी फेसबुक, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये इसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे ना। अब ए टैग पे, तो ए टैग को टैग करके हम कलर अप्लाई करेंगे। अब ये इसका बैकग्राउंड सिर्फ उतनी जगह ले रहा है जितना उसके अंदर कंटेंट है, लेकिन ऊपर वाले का फुल विड्थ कंटेन कर रहा है जितनी उसके पास साइज है। वो ऐसा क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट और नीचे वाला इनलाइन एलिमेंट है। ये एक डिफरेंस होने की वजह से वो पूरी स्पेस ले रहे हैं और नीचे वाला कम स्पेस ले रहे हैं। अब हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म समझना है, एक तो कि इस बॉक्स यानी ये जो कलर हमने अप्लाई कर दी, एक बॉक्स बन गया ना। अब टेक्स्ट की बात नहीं हो रही, टेक्स्ट पे जो कल प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी बस वही अप्लाई हो सकती हैं। अब बात हो रही है बॉक्स की, यानी ये जो एक बॉक्स बन गया है जितनी विड्थ ये इसकी कंटेन कर रहा है, और ये भी एक बॉक्स बन गया जितनी ये विड्थ कंटेन कर रहा है। इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसके ऊपर हमें अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं, उस पर हम देखेंगे। अच्छा, जैसा कि अब ये एक नीचे वाला रेड कलर वाला बॉक्स जो है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल कॉर्नर के साथ मिला हुआ है। यानी ये अगर हम इसका बैकग्राउंड अप्लाई कर रहे हैं तो टेक्स्ट और जो इसके बॉर्डर है ना उसके दरमियान कोई भी फासला नहीं है। अच्छा, इसका जो फासला कंट्रोल होता है ना उसको हम बोलते हैं CSS बॉक्स मॉडल। यानी ये एक बॉक्स बन गया ना, तो इसके ऊपर बॉक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सकती हैं। उसमें से जैसा कि पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो उसको हम बोलेंगे पैडिंग। क्या बोलेंगे? पैडिंग। तो अगर मैं बोलूँगा पैडिंग 30 पिक्सल तो क्या होगा? यानी कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जो फासला है वो इंक्रीज़ हो गया। वो क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया, ज़्यादा हो गया, वो बड़ा हो गया है बॉक्स जो है। वो पहले बॉक्स छोटा था, बॉक्स क्या हो गया? बॉक्स बड़ा हो गया। उसके अंदर पैडिंग का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। इसको हम बोलते हैं पैडिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? पैडिंग। ये क्या करता है, जो टेक्स्ट है ना उसका जहाँ तक बॉक्स का बॉर्डर होता है उसके दरमियान जो फासला है उसको क्या कर देता है? इंक्रीज़ कर देता है। समझ आई आपको? अच्छा, ये किसी भी उस पर अप्लाई हो सकता है। जैसे अगर हम अप्लाई करें एक और यहाँ पे H2 लगा लेते हैं और उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड 2 लिख लेते हैं, तो इसके ऊपर भी अगर हम एक बॉक्स बना लें तो कैसे बनाएंगे? उसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे। तो ये इस तरह से बॉक्स हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब एक इस टेक्स्ट का इसके बॉर्डर के दरमियान फासला इंक्रीज़ करना है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी? पैडिंग की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे पैडिंग में भी 20 पिक्सल। तो ये क्या करेगा कि ये टेक्स्ट और इसके बॉर्डर के दरमियान जो फासला है ना उसको इंक्रीज़ कर देगा। सही है। अच्छा, अब अगर मुझे
ये फासला सारी साइडों पे अप्लाई नहीं करना। अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो अभी किसी साइड पे नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ ये फासला सिर्फ टॉप वाली साइड पे आए। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है पैडिंग टॉप, तो ये सिर्फ पैडिंग टॉप पे अप्लाई करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट साइड पे आए फिर पैडिंग लेफ़्ट, अगर मैं चाहता हूँ ये राइट साइड पे आए, अच्छा वो उसकी हमें कोई इफेक्ट हमें नज़र आएगा नहीं, क्योंकि ये पहले भी तो ऐसे ही था ना, सॉरी पैडिंग राइट, तो ये पहले भी तो पहले ही इसको साइड पे तो पहले ही बहुत सारी पैडिंग है, तो वो हमें पैडिंग नज़र नहीं आ रही, लेकिन पैडिंग है इसके ऊपर, अब लगा दी है 20%। इसी तरह अगर हमें पैडिंग लगानी है बॉटम पे तो हाँ फिर तो इफेक्ट आएगा ना। जैसे अगर हम इस पे सारी पैडिंग नहीं लगाते या पैडिंग राइट को दोबारा लगा लेते हैं, पैडिंग राइट 30 पिक्सल, इस पे इफेक्ट नज़र आ रहा है ना, क्योंकि उसने राइट वाली इंक्रीज ज़्यादा कर दी है। अगर लेफ़्ट राइट टॉप वो ख़त्म कर दें तो ऐसे बन जाएगा, एक साइड से पैडिंग ज़्यादा होगी। तो पैडिंग का मेन लॉजिक ये है कि टेक्स्ट का अपने बॉर्डर तक का फासला जो है वो क्या कहलाता है, पैडिंग कहलाता है। अब ये पैडिंग हम हर साइड पे लहदा लगा सकते हैं, जैसे पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम। और फिर अगर चारों साइड पे लगानी है फिर सिर्फ पैडिंग की प्रॉपर्टी, तो पैडिंग क्या करती है फिर चारों तरफ एक जैसी पैडिंग लगा देगा 20 पिक्सल। अब हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है कि हम चारों साइडों पे पैडिंग नहीं लगाना चाहते, लेकिन चारों साइडों पे पैडिंग लगाना चाहते हैं और ये लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैडिंग 20 पिक्सल, पैडिंग 30 पिक्सल, पैडिंग 40 पिक्सल एंड 50 पिक्सल। और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी सबसे पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट। तो ये इस तरह से हमारे पास यानी 20 पिक्सल जो है वो टॉप पे, 30 पिक्सल जो है राइट पे, 40 पिक्सल जो है वो बॉटम पे है और 50 पिक्सल जो है वो लेफ़्ट पे है। हाँ तो क्लॉकवाइज, लाइक क्लॉक ऐसे घूमता है ना। हाँ टॉप बॉटम, टॉप राइट लेफ़्ट, सो टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट। अच्छा हम जैसे हमने अब 4 लगाए ना, तो 4 का समझ आ रही है। अगर हम 3 लगाएं तो फिर क्या होगा, 3 पे इफेक्ट आएगा। कौन कौन से, टॉप राइट, नहीं ऐसे नहीं है, ये चारों पे आएगा। कैसे, पहली प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगी टॉप और नहीं सिर्फ टॉप को, और दूसरी रिप्रेजेंट करेगी लेफ्ट और राइट को, और तीसरी रिप्रेजेंट करेगी बॉटम को। यानी पहले वाली रिप्रेजेंट करेगी टॉप को, दूसरे वाली रिप्रेजेंट करेगी लेफ्ट और राइट को, और नीचे 40 किसको रिप्रेजेंट करेगा, बॉटम को। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 2 की। इसमें क्या होगा, ये टॉप बॉटम है और ये निचला दूसरे वाला लेफ्ट राइट है। और अगर हम 1 लगा दें, वो चारों पे है, वो हमने लगाई थी, एक सिंगल चारों पे आएगी। चारों पे अलग अलग लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, जिसमें पहली का मतलब क्या है टॉप, दूसरी का लेफ्ट राइट, तीसरी का बॉटम। और अगर 2 लगाएं तो ठीक है। समझ आ गई आपको कि पैडिंग कैसे काम कर रही है। अच्छा अब हमने जाना है आगे पैडिंग के बाद मार्जिन पे। मार्जिन एक प्रॉपर्टी का नाम है जो क्या करती है, मार्जिन ऐड कर देती है एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स के दरमियान। लाइक अगर मैं मार्जिन कर दूं यहाँ पे 0 पिक्सल, तो क्या होगा कि एक ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के दरमियान फासला जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये किस तरह आ रहा था, मार्जिन से। तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल। तब ये बॉक्स आपस में क्या हो गए, आपस में मिल गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं।
अब अगर एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स के दरमियान फासला इंक्रीज करना है तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, मार्जिन लगाना पड़ेगा। तो वो मार्जिन लेट्स सपोज मैं 10 पिक्सल लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, 10 पिक्सल मार्जिन दे देगा सारी साइडों से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से ये क्या करेगा, मार्जिन दे देगा। इसी तरह अगर मैं मार्जिन दूंगा, मैं मार्जिन देना चाह रहा हूँ सारी साइडों पे नहीं, सिर्फ टॉप पे देना चाह रहा हूँ, तो मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी होगी। एक और मुझे बॉडी का टैग है उसको एक्सेस करके उसका मार्जिन पहले मैं ज़ीरो कर लूँ। यानी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टैग्स के ऊपर मार्जिन होता है, अगर आपने देखा था ना कि H1 H2 पे भी मार्जिन आ रहा था, तो बॉडी टैग पे भी मार्जिन होता है, वो मैंने ख़त्म कर दिया, अब साथ मिल गए। अब मैंने इसको मार्जिन दिया है लेकिन कहाँ पे, टॉप पे दिया है मार्जिन, तो बॉटम पे क्यों आ रहा है मार्जिन 0 पिक्सल, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ये वाला मार्जिन कहाँ पे आ रहा है, ये मार्जिन की समझ नहीं आ रही। हेलो के ऊपर मार्जिन आ रहा है सारी साइडों पे, क्योंकि सारी साइडों पे तो हमने लगाया ही नहीं है, या रिफ्रेश नहीं हो रहा। दोबारा चला के देख लें। मार्जिन क्या कर रहा है ये, टॉप पे लगाया हमने, 0 पिक्सल करके देखें। 0 पिक्सल के बाद भी मार्जिन आ रहा है। H2 पे हमने मार्जिन 0 कर दिए, सब पे 0 0 कर दी। अच्छा इसका मार्जिन हमने 0 नहीं किया ना, बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है ना, वो ख़त्म हो गया। यानी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन H1 H2 के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन भी होता है, तो मैंने वो 0 पिक्सल कर दिया, अब हर तरफ से ख़त्म हो गया। तो अब हम मार्जिन टॉप अप्लाई करेंगे, मार्जिन टॉप दिया हमने 20 पिक्सल, तो वो ऊपर से मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन लेफ़्ट दिया 30 पिक्सल, तो क्या होगा, लेफ़्ट साइड से मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन राइट दिया तो राइट साइड से मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन बॉटम देंगे तो नीचे से मार्जिन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ख़त्म कर दिए थे ना, 0 पिक्सल कर दिए थे तो सबके ख़त्म नहीं हो गए मार्जिन। एक साथ नहीं कर सकते, बॉडी में 0 मार्जिन करें तो बॉडी का मार्जिन ख़त्म होगा। H1 H2 इनके अपने अपने मार्जिन होते हैं। तो स्टैरिक सारे टैग को भी अप्लाई हो जाता है, वो भी उससे भी कर सकते हैं, उससे हो जाता है। स्टैरिक से अगर कर दें तो वो सारे मार्जिन ख़त्म कर देगा। ये एक ऐसा सिलेक्टर है, इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये ऐसा सिलेक्टर है, इसमें अगर हम कोई स्टाइल अप्लाई करेंगे तो जितने भी टैग एग्जिस्ट करते हैं सबका ऊपर वो अप्लाई हो जाता है। तो अगर हम इधर मार्जिन 0 कर दें तो वो हर जगह जो है वो अप्लाई कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमने मैनुअली भी कर लिया था, लेकिन स्टैरिक टैग यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब है कि हर टैग पे इसका असर होगा। सही है। और इसकी जो ये सबसे लो इसकी प्रायोरिटी होती है। लाइक अगर हमने इसको भी यूज़ किया, क्लास सेलेक्टर को भी यूज़ किया, तो क्लास सेलेक्टर की प्रायोरिटी इससे ज़्यादा होगी। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर्स की प्रायोरिटी सबसे लो होती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हेलो का टैग लगा दिया हमने, इस पर लगा रहे थे मार्जिन। अच्छा, ये सारे मार्जिन इस पे आ गए, तो हमने ये सारे मार्जिन ख़त्म कर दिए हैं। तो अब अकेला प्रॉपर्टी इस पे वही फार्मूला चलेगा, 10 पिक्सल लेफ़्ट 20 पिक्सल, फिर 10 पिक्सल टॉप 20 पिक्सल, राइट 30 पिक्सल, बॉटम 40 पिक्सल लेफ़्ट। तो वो उसी तरह उस पर काम करेगा। उसके बाद अगर 3 कर दें तो पहली में टॉप आ जाएगा, दूसरी में लेफ़्ट राइट और तीसरी में बॉटम आ जाएगा। देखो बॉटम से फासला ज़्यादा है।
अगर 2 कर दें तो पहली में टॉप और बॉटम, फिर 10 पिक्सल था टॉप बॉटम से, थोड़ा फासला आ रहा है, लेफ्ट राइट से ज़्यादा फासला आ रहा है क्योंकि 20 पिक्सल मार्जिन किया हुआ है उसमें। अगर सिंगल कर दें तो फिर चारों तरफ जो है वो फासला आ जाता है। तो पैडिंग किसे कहते हैं ये भी समझ आ गया, और मार्जिन किसे कहते हैं ये भी समझ आ गया ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बॉक्स मॉडल पे अप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं, पैडिंग तो हमने इस पर कर लिया है। अच्छा, बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, बॉर्डर क्या होता है, उसमें हमने पहले विड्थ सेट करनी होती है, फिर हमने उसकी स्टाइल सेट करना होता है, ये सॉलिड है या डैश्ड है, और फिर उसका हमने कलर सेट करना होता है कि कलर कौन सा होगा। तो वो हम अभी के लिए रेड सेट कर देते हैं इसमें। तो 0 पिक्सल किया हुआ था, 2 पिक्सल, तो ये 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर जो है उस पर आ गया है। 3 पिक्सल करेंगे तो 3 पिक्सल सॉलिड, 5 पिक्सल कर देंगे तो 5 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर आ जाएगा। अच्छा, बॉर्डर की ये शॉर्टकट प्रॉपर्टी है, इसमें पहले विड्थ देते हैं, फिर उसका स्टाइल देते हैं, और फिर उसका कलर देते हैं। ये सारी चीज़ें लहदा भी हो सकती हैं। शॉर्टकट प्रॉपर्टी अगर हमने नहीं यूज़ करनी तो बॉर्डर कलर के, बॉर्डर का कलर क्या अप्लाई करना है आपको तो नज़र ही नहीं आएगा ना, और बॉर्डर की विड्थ कितनी रखनी है, और बॉर्डर का स्टाइल। यानी एक ही प्रॉपर्टी में भी तीनों यूज़ हो सकते हैं, और लहदा 3 प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो सकती हैं। बॉर्डर कलर का क्या मतलब होगा, का कलर देना है। अब कलर की इसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, वही जो हमने कल डिस्कस की थी, HSL, RGB और वो सारी चीज़ें एक्जेड में। और विड्थ के अंदर हमने 5 पिक्सल विड्थ दे दी, और बॉर्डर स्टाइल के अंदर सॉलिड दे दिया। इसके अलावा भी इसके स्टाइल होते हैं, जैसा कि डैश्ड, उसमें ये क्या करेगा, डैश बना देगा। और उसके अलावा इसमें प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू हो सकती है डबल, तो वो क्या करेगा, डबल बॉर्डर लगा देगा। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है ग्रूव, वो ऐसे ग्रूव लगा देगा। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है हिडन, तो हिडन कर देगा। डॉटेड लगा के दिखाया ना आगे, ऐसे डॉटेड, डैश, सॉलिड, ग्रूव और नन, अगर कोई बॉर्डर नहीं लगाना तो, और हिडन से बॉर्डर नज़र नहीं आएगा। ऑल साइड बॉर्डर की स्टाइल हमने देख ली कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से बॉर्डर पे स्टाइल अप्लाई होते हैं। सही है। और इसकी शॉर्टकट प्रॉपर्टी क्या होती है, ओनली बॉर्डर। उसमें सबसे पहले क्या आता है, साइज आती है, फिर स्टाइल आता है जैसे डॉटेड, फिर कलर आता है। सही है। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी है, हम सॉलिड बॉर्डर लगाते हैं और इसको 10 पिक्सल करते हैं, तो इतना बड़ा बॉर्डर नज़र आ रहा है, वो ताकि मैं आपको विजिबल कर सकूं। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर में, बॉर्डर रेडियस क्या होती है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ये क्या करेगा, राउंड कर देगा उसको 20 पिक्सल, सारी साइडों से राउंड कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब बॉर्डर के अंदर हमारे पास रेडियस है, अगर हम इसको ज़्यादा दे दें यानी 200 पिक्सल कर दें तो ये ज़्यादा राउंड कर देगा उसको। सही है। तो इसको हम उस हिसाब से कि कितना राउंड करना है उतना राउंड कर सकते। सर्कल भी इसी से बनता है, यानी हम 50% ऑफ दी विड्थ को रेडियस दे देंगे तो वो सर्कल बना देगा। अच्छा, अब अगर हमने बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है लेकिन एक साइड पे करना है, यानी सारी साइडों पे नहीं करना, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर। अच्छा, अगर हमने बॉर्डर सारी साइड पे नहीं लगाना, एक साइड पे लगाना है, तो वो भी ऑप्शन है। अगर हमने बॉर्डर टॉप पे लगाना है तो हम लगाएंगे बॉर्डर टाइप टॉप 4 पिक्सल सॉलिड सी ग्रीन। तो वो अब ये कहाँ पे लगा रहा है, ओनली टॉप पे। अगर हमने लेफ्ट पे लगाना है, बॉटम पे लगाना है, उसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो बॉटम पे कलर आ गया।
अगर हमने लेफ़्ट पे लगाना है तो लेफ़्ट पे आ गया, राइट पे लगाना है तो बॉटम, सिर्फ बॉर्डर चारों साइड पे लगाएगा, बॉर्डर लेफ़्ट पे लगाएगा, बॉर्डर राइट पे लगाएगा, बॉर्डर बॉटम पे लगाएगा। ऐसे सारी साइडों पे डिफरेंट बॉर्डर आ गया। अच्छा, अब मैंने बॉर्डर का राइट पे लगाना है लेकिन इसकी शॉर्टकट तरीका नहीं यूज़ करना तीनों, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा इसकी प्रॉपर्टी, बॉर्डर राइट और उसका कलर, बॉर्डर राइट लेफ्ट उसका कलर, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर राइट, यानी ये तो बॉर्डर राइट का शॉर्टकट तरीका था ना, तो जो लेफ्ट राइट की थी वो 3 पे चली जाएगी, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर राइट रेडियस, नहीं बॉर्डर राइट तीसरी क्या थी, विड्थ। और इसी तरह अगर हमने इसका बॉर्डर का लगाना है रेडियस, तो बॉर्डर राइट रेडियस। अब ये देख रहे हो, सिर्फ बॉर्डर राइट टॉप राइट का जो कॉर्नर है ना उसको उसने कव किया, बाकियों को नहीं किया, तो इससे शेप बन गई है एक ऐसी ना। इसी तरह हमने अगर बॉर्डर रेडियस लगाना है बॉटम राइट कौन सा है, नीचे वाला, तो वो उसको कवर कर देगा, उसका अगर हम 50 पिक्सल कर दें तो वो ज़्यादा कर देगा इधर से। और इसी तरह हमारे पास जो है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, तो जो ऊपर से राइट रेडियस है उसको 100 पिक्सल कर दें हम, तो वो ऐसे नज़र आएगा, समझ रहे हो। और अगर हम नीचे वाले को करें तो शेप्स बना सकते हैं, वो किससे खेल सकते हैं, बॉर्डर, यानी बॉर्डर रेडियस, अगर बॉर्डर रेडियस लगाएंगे तो वो चारों साइडों पे आएगा। अगर हमने सिर्फ बॉर्डर रेडियस टॉप लगाना है, मतलब टॉप राइट लगाना है या बॉटम राइट लगाना है, टॉप राइट लेफ्ट लगाना है या टॉप राइट लगाना है, तो 4 कॉर्नर है ना, तो उनमें से कौन से कॉर्नर पे लगाना है वो हम बता सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। और हर एक साइड का लहदा बॉर्डर भी अप्लाई हो सकता है, और चारों साइडों पे इकट्ठा अप्लाई करना हो तो सिर्फ बॉर्डर की प्रॉपर्टी है। तो बॉर्डर समझ आ गया अब अच्छी तरह आपको। और बॉर्डर के स्टाइल में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, नहीं बॉर्डर की स्टाइल प्रॉपर्टी में, बॉर्डर स्टाइल में कौन कौन सी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती हैं। सबसे पहले होगा उसका सॉलिड, फिर डैश्ड, डॉटेड, डबल, ग्रूव, हिडन या और नन। तो उससे क्या होगा कि हम बॉर्डर मल्टीपल स्टाइल के अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बॉर्डर की विड्थ होती है, उससे हम विड्थ दे सकते हैं, और बॉर्डर का कलर होता है जिससे हम कलर दे सकते हैं कि किस टाइप का उसने कलर अप्लाई करना है। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज़ होती हैं बॉक्स के ऊपर जो अप्लाई होती है, मार्जिन रेडियस, इसके अलावा उसको हम बोलते हैं विड्थ। क्या बोलते हैं, विड्थ। हमने इसको कहा कि तुमने विड्थ लेनी है 200 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, स्क्रीन से पूरी विड्थ के बजाय हमने उसको नॉर्मली तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 100% विड्थ ले रहा है, लेकिन मैंने उसको कहा कि तुमने कितनी लेनी है 200 पिक्सल, तो वो उतनी लेगा। या मैं उसको कह दूं कि तुमने 50%, हम उसको कह सकते हैं कि 50% आपने विड्थ कंटेन करनी है, तो वो स्क्रीन का 50% जो है वो विड्थ कंटेन कर लेगा। सही है। या हम 20% कह सकते हैं, या हम पिक्सेल्स में दे सकते हैं, विड्थ कंट्रोल हो गई। इसी तरह हम इसकी हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली तो ऑटो होती है ना, लेकिन अगर मैं उसको कह दूं कि तुम्हारी हाइट होनी चाहिए 300 पिक्सल, तो वो उतनी हाइट जो है वो कंटेन कर लेगी। तो यानी एक बॉक्स मॉडल जो है, ये एक बॉक्स है ना, अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो इसको यहाँ पे लेके जाऊं, इसके ऊपर इस बॉक्स पे मैं क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे ये बॉक्स का बॉक्स मॉडल नज़र आ जाएगा। तो इसमें सबसे ऊपर क्या आ रहा है, मार्जिन के, इस बॉक्स पे कोई मार्जिन अप्लाई है या नहीं। फिर इसके ऊपर क्या आ रहा है, बॉर्डर। अभी इस पे ना
मार्जिन अप्लाई है ना मॉडल। फिर इस पर पैडिंग आ रही है, वो दिखा रहा है कि इस पर कितनी पैडिंग अप्लाई है। उसकी वैल्यू को आप इस पर क्लिक करके ज़्यादा कम भी कर सकते हो यहीं पे। फिर वो दिखा रहा है उसके अंदर इसकी विड्थ कितनी है, यानी ये कितने पिक्सल इसकी विड्थ है, उसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ दिखा रहा है, इसकी हाइट दिखा रहा है कि 300 पिक्सल है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो वो कम हो जाएगी उसकी हाइट। उस पर मार्जिन आपने लगाना है तो आप यहाँ से इसका मार्जिन भी ट्राई कर सकते हैं कि इस पर अगर हम मार्जिन टॉप लगाएंगे तो ये कितना अफेक्ट करेगा इसको। इस पर हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं तो उसका बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इसको यहाँ से देख सकते हैं एक बॉक्स के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हैं। तो बॉक्स मॉडल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विड्थ, हाइट, पैडिंग, बॉर्डर, और सबसे अंदर क्या होती है विड्थ हाइट, उससे ऊपर क्या होती है पैडिंग, उससे ऊपर क्या होता है बॉर्डर, उससे ऊपर क्या होता है मार्जिन। तो ये एक बॉक्स के ऊपर ये 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई हो सकती हैं। तो अगर आप वेबसाइट सब देखो तो ज़्यादातर वेबसाइट्स पे यही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई आपको नज़र आएंगी। जैसे अब ये एक टेक्स्ट है, अब देखें इस बॉक्स का इसके कॉर्नर से फासला है, तो टेक्निकली इसमें क्या लगाया होगा उसने, पैडिंग लगाया होगी। फिर अगर इसके कॉर्नर देखो तो थोड़े से राउंडेड हैं, तो इस पर क्या लगाया होगा। अगर आप इस पर इंस्पेक्ट करके देखोगे ना आपको इसकी वैल्यूज़ भी एग्जैक्ट नज़र आ जाएंगी। यानी मैं इस पर अगर इस बॉक्स पे देखूँ एक्सपेक्ट करके तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस पर पैडिंग कितनी अप्लाई है, इसकी विड्थ हाइट कितनी है, इस पर बॉर्डर मार्जिन कितना अप्लाई है। तो ये मुझे सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी नज़र आ रही हैं। और इसके ऊपर कोई बॉर्डर रेडियस अप्लाई है या नहीं, यानी ये पैडिंग है इसकी। अगर हम पैडिंग ख़त्म करते हैं तो ये ऐसे है, ये इसकी विड्थ है, अगर उसको ख़त्म करते हैं तो इस पर ये वाला इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद इस पर रेडियस अप्लाई होगा, उसकी प्रॉपर्टी आप इंस्पेक्ट करके यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, किसी क्लास में उसने इसको रेडियस भी। तो ये प्रॉपर्टी इस पर विड्थ हाइट आ रही है, डिस्प्ले फ्लेक्स आ रहा है, पैडिंग आ रही है, जो जो प्रॉपर्टी हमें समझ आ रही हैं तो वो हम देख सकते हैं उस पर कितना कितना जो है उसका असर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद इधर भी थोड़ा मार्जिन दिया होगा, यानी क्योंकि इस बॉक्स से और इस बॉक्स के दरमियान थोड़ा फासला है तो मार्जिन से मैनेज किया होगा। ये लेफ़्ट साइड से थोड़ा मार्जिन आ रहा है तो इधर भी मार्जिन आ रहा होगा या पैडिंग आ रही होगी। ये टेक्स्ट बिल्कुल कॉर्नर से शुरू नहीं हो रहा तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ रहा होगा, मार्जिन आ रहा होगा। अब इस और इस बॉक्स के दरमियान फासला है तो ये क्या आ रहा है, मार्जिन। लेकिन ये टेक्स्ट का और इसके कॉर्नर से फासला है तो इस पर क्या आ रहा होगा, पैडिंग आ रही होगी। सेम इधर से मार्जिन पैडिंग इस पर अप्लाई हो रही है। ये दो बॉक्सेस के दरमियान थोड़ा फासला है तो इधर मार्जिन कोई आ रहा होगा। तो ये अगर आप देखो सारी वेबसाइट तो इसमें आपको सारी क्लैरिटी आ रही है कि कैसे। इस पर ये नीचे क्या लगा होगा, ये बॉर्डर आ रहा है ना, ये नीचे ये हाफ पे बॉर्डर लगाया लेकिन है ये बॉर्डर ही। सेम इस पे इस हेडिंग के नीचे सिर्फ बॉर्डर बॉटम लगाया हुआ है। सारे बॉर्डर लगाते तो सारी साइड पे आते ना, तो अभी एक साइड पे आ रहा है तो मतलब बॉर्डर बॉटम लगा। तो लाइक मेजर जो चेंजेस यूज़ होती हैं वो यही होती हैं। तो एक बॉक्स के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें पैडिंग है, मार्जिन है, विड्थ है और हाइट है। अच्छा, उसके अलावा जो है हाइट का परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि नीचे तो हम जितना भी पेज स्क्रॉल कर सकते हैं ना, मैं 50%, वो कहेगा 50% का क्या मतलब, क्योंकि नीचे को स्क्रॉल होता है ना, तो स्क्रॉल कितना हो रहा है क्या पता। इधर से तो फिक्स होती है ना कि इतना ही, जितनी विड्थ है उतनी है। हाइट का तो कोई होता ही नहीं, वो तो जितना मर्जी स्क्रॉल कर लें। तो उसके लिए फिर हम एक और तरीका यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं VH। तो हाइट को हम बोलते हैं 100 VH मतलब वर्टिकल हाइट, तो इसका मतलब 100% वर्टिकल हाइट। तो अब ये क्या करेगा, इसको जितनी यानी मेरी स्क्रीन की हाइट है ना उतनी हाइट दे देगा इसको।
अगर मैं इसको बोलूँगा 50 VH तो ये क्या करेगा, उसका मेरी स्क्रीन का आधा जितना साइज़ है ना वो दे देगा। 20 VH जितना 20% उसका साइज़ है उतना दे देगा। इसी तरह ये विड्थ पे भी चल सकता है, हम बोल सकते हैं 50 VW, व्यू विड्थ। वी का मतलब व्यू है, व्यू का मतलब यानी अभी जो स्क्रीन का एक्चुअल साइज़ है वो, तो व्यू VW मतलब व्यू विड्थ 50% उसका आ जाएगा। अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो 100% आ जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हमने इसको जूम इन किया हुआ है। हाँ, ये परसेंटेज डिफरेंट काम करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको परसेंटेज दिया हुआ है ना, पूरा 100% पे ये पूरा आएगा ना, मैंने इसको परसेंटेज ज़्यादा दी हुई है दिखाने के लिए, आपको जूम किया हुआ 300 पे। नहीं, ये नहीं करेगा, ये स्क्रीन का जो भी रेजोल्यूशन होती है यानी वो 2030 उस हिसाब से चलेगा, यानी ये स्क्रॉल डाल देगा ऐसे। यानी अगर परसेंटेज देंगे तो वो जो एक्चुअल मेरी अभी स्क्रीन है ना, जितनी भी जूम है जूम आउट उसका 50%। अगर मैं व्यू विड्थ यूज़ करूँगा तो फिर क्या होगा, जो व्यू है मेरा यानी मेरी जो स्क्रीन का साइज़ है तो वो उस पर लेके चलेगा, फिर वो स्क्रॉल ऐड कर देगा। चाहे आपकी स्क्रीन मैंने जूम इन किया हुआ है ना तो छोटी है अभी, लेकिन एक्चुअल में तो मेरे पास ज़्यादा रेजोल्यूशन है, लेकिन मैंने जूम इन करके उसकी कम रेजोल्यूशन कर ली है, तो उसको वो फिर उतनी स्क्रॉल दिखा देगा उसमें। अच्छा, उसके अलावा जो है विड्थ आ गई, हाइट आ गई। व्यू विड्थ व्यू हाइट का समझ आ गया, वर्टिकल विड्थ और वर्टिकल हाइट। उसके अलावा जो है अब हम और प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने क्या किया कि एक डिप बनाई है, उसके ऊपर हेडिंग 1 2 3 हेडिंग 6 तक जो है ना वो हेडिंग्स लगा ली हैं। अब ये डिप जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, हेडिंग 1 2, क्योंकि हाई शायद 2 को हमने एक्सेस किया था इस वजह से, तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। कोई भी रैंडम मैंने इसको डिप कर दिया ताकि उसका इफेक्ट ना आए। तो यहाँ से लेके ये इतनी हेडिंग आ रही है। अब इस डिप के ऊपर हम एक क्लास लगाएंगे, मे बी उसका नाम हम बीजी रख लेते हैं। तो इस क्लास के ऊपर हम एक स्टाइल अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड कलर। तो ये जितनी भी हेडिंग है वो इस पर्टिकुलर डिप का हिस्सा है, उस पर मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है, तो वो बैकग्राउंड शो कर रहा है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जगह इसके पास है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि किसी टेक्स्ट के पीछे जो है ना वो इमेज लगी होती है, लाइक ये हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक, इसके पीछे अगर हमें इमेज लगानी हो तो हम कैसे लगाएंगे? हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज की, उसके अंदर हम URL पास कर सकते हैं किसी भी इमेज का। तो हमने एक अनस्प्लैश से इमेज का URL लेके उसको पास किया है। आई डोंट थिंक सो ये चल रही है। हम कोई दूसरी इमेज अप्लाई कर लेते हैं जो मेरे लोकल में पड़ी है। यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज है, इसको अपने लेक्चर में हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। bg.jpg, तो इस पे हम लोकेशन डाल देते हैं bg.jpg। अब आपको देख रहे हैं इसके पीछे जो है वो इमेज का इफेक्ट आना शुरू हो गया, लेकिन वो चूँकि इमेज बहुत बड़ी है या डिस्प्रेटेड है तो वो इतना अच्छा नहीं आ रहा। तो इस पर हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, जिस तरह बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है, इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ हम अगर कवर कर दें तो इमेज जो है वो कवर करेगी अपने आप को, यानी जितनी इमेज होगी वो यानी उसका वो जितना भी साइज़ होगा इस पर्टिकुलर बॉक्स का वो टोटल उस साइज़ को कवर करेगी। जैसे अगर मैं इस पर विड्थ हाइट अप्लाई करता हूँ, इमेज का इफेक्ट नज़र आ रहा है। अब जो इमेज है वो उस बॉक्स को कवर कर रही है, जितना भी मैंने उसका साइज़ दिया है वो उसको
सारे बॉक्स पे अप्लाई हो रही है। अच्छा, अगर हम इसका साइज़ कवर नहीं रखते हैं और उसको रखते हैं कंटेन, तो ये क्या करेगी, जितनी इमेज होगी ना एक्चुअल, लाइक एक इमेज है उसका साइज़ है मे बी 200 पिक्सल, उसकी विड्थ है 200 पिक्सल, लेकिन जो मेरा बॉक्स है वो है 500 पिक्सल। अब 200 पिक्सल 500 पिक्सल पे पूरा तो नहीं आ सकता ना, तो इसलिए वो फिर अगर हम बैकग्राउंड कवर को कंटेन कर देंगे, यानी बैकग्राउंड साइज़ को कंटेन कर देंगे, तो वो क्या करेगा, जितना एक्चुअल उस इमेज का साइज़ है ना उतनी इमेज दिखाएगा। अगर हम उसको कवर कर देंगे तो वो क्या करेगा, वो चाहे जो भी इमेज का साइज़ है वो उसको कवर करेगा जितनी विड्थ भी हमारे पास है, यानी वो इमेज को ऐसे खींच के पूरा कर देगा। लेकिन उससे क्या होगा कि पूरी इमेज नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इमेज को खींच दिया ना उसने, लेकिन उसको खींच के वो उसको पूरा कर देगा। अच्छा, अब बैकग्राउंड इमेज के अंदर इमेज का यूआरएल देना है कि इमेज कहाँ पे है, उसका बैकग्राउंड पे जो इमेज हमने लगानी है। बैकग्राउंड साइज़ पे हमने उसका कवर देना है, यानी बैकग्राउंड साइज़ में कवर या दे सकते हैं या हम कंटेन दे सकते हैं या ऑटो दे सकते हैं, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो हमने कवर दिया ताकि वो इमेज को कवर कर ले। तो बैकग्राउंड साइज़ में ऑटो, कवर और कंटेन 3 इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती हैं। अच्छा, बैकग्राउंड रिपीट, अच्छा हम अगर बैकग्राउंड इसको कर देंगे कंटेन और बैकग्राउंड रिपीट को हम बोल देंगे रिपीट, तो वो क्या करेगा, इमेज को 3 जगह रिपीट कर देगा। लाइक बैकग्राउंड रिपीट को अगर हम रिपीट कर देंगे तो वो क्या करेगा, जितनी भी आपकी विड्थ है जितना उसको साइज चाहिए उतनी दफ़ा उसको क्या कर देगा, यानी एक इमेज है वो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हुई, फिर दोबारा शुरू हुई, ख़त्म हुई, फिर शुरू हुई, फिर ख़त्म हुई। नो रिपीट मतलब वो रिपीट नहीं करेगा। और इसमें और प्रॉपर्टी कौन सी होती है, रिपीट एक्स, वो एक्स वाली साइड पे रिपीट करेगा। रिपीट वाई, वो वाई वाली अगर हाइट ज़्यादा है तो वो वाई वाली साइड पे भी रिपीट कर सकता है उसको। अच्छा, अब नो रिपीट करेंगे तो फिर वो रिपीट नहीं करेगा इमेज को। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन, यानी अगर मैं उसको सेंटर कर दूंगा तो वो क्या करेगा, यानी डिव के सेंटर में आ जाएगा। अगर हमने अगर तो कवर किया हुआ फिर तो इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने उसको कंटेन किया हुआ है तो जितना उसका साइज है उतना उसने नज़र आना है ना, तो वो अगर सेंटर कर देंगे तो वो सेंटर में नज़र आएगा, अगर लेफ़्ट कर देंगे तो लेफ़्ट पे नज़र आएगा, अगर राइट कर देंगे तो लेफ़्ट कर देंगे तो लेफ़्ट पे आएगा, राइट कर देंगे तो राइट पे नज़र आएगा, और अगर सेंटर कर देंगे तो सेंटर में नज़र आएगा। अगर हम कंटेन कवर कर देंगे फिर वो सारी कोई कवर कर देगा, समझ रहे हो। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसको कंटेन ही रहने देते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाए। अच्छा, बैकग्राउंड अटैचमेंट का मतलब है अगर आपका पेज स्क्रॉल हो रहा है, यानी पेज अगर स्क्रॉल हो रहा है तो वो बैकग्राउंड फिक्स हो जाएगा पीछे। लाइक अगर अभी मेरा पेज जो है स्क्रॉल नहीं हो रहा ना अभी, तो अगर स्क्रॉल नहीं हो रहा और मैंने इसकी पोजीशन को फिक्स कर दी है तो वो यहाँ पे फिक्स रहेगी। जैसा कि अगर हम इसको थोड़ा इसके ऊपर मैं और डिव्स वगैरह लगा देता हूँ ना, ताकि पेज जो है वो थोड़ा स्क्रॉल हो जाए। अब देख रहे हो वो इमेज वहीं पे है, यानी इमेज फिक्स होगी अपनी जगह पे। अगर हम फिक्स नहीं कर रहे थे, यानी अगर पोजीशन को हम फिक्स नहीं करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो क्या होगा कि इमेज भी साथ में स्क्रॉल होगी। अगर हम इमेज को फिक्स कर देते हैं फिर इमेज वहीं पे रहेगी। वो अगर कोई चीज़ उसके ऊपर और आ गई है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है तो वाइट उसके ऊपर आ रहा है लेकिन इमेज वहीं पे है। अगर इसका कलर मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो मुझे पीछे से इमेज नज़र आने लग जाएगी, यानी इमेज यहाँ से लेके इतने हिस्से पे फिक्स है। अब मैं इसको स्क्रॉल किया तो इसका कलर वाइट हो गया, तो अगर मैं इसका कलर विजिबल कर दूंगा, यानी इसका कलर ट्रांसपेरेंट कर दूंगा बैकग्राउंड कलर, तो क्या होगा, मुझे बैकग्राउंड के ऊपर इमेज नज़र आएगी। अभी इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है ना, तो इस वजह से उसके ऊपर वाइट आ रहा है।
उस इमेज के ऊपर वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसका ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो नज़र आएगा, तो फिक्स कर दिया हमने। हेलो वर्ड के ऊपर से नहीं, नहीं ये इमेज क्योंकि बैकग्राउंड में लगी है ना, बैकग्राउंड इमेज है, तो इसने हमेशा टेक्स्ट के पीछे रहना है, टेक्स्ट के ऊपर नहीं आ सकती। अगर ऊपर लेके आनी है तो फिर तो हम IMG के टैग में लगाएंगे ना, तो IMG के टैग में लगाई हुई पिक्चर वो टॉप पे आती है, वो टेक्स्ट के फिर ऊपर आएगी। अगर हम IMG के टैग के ऊपर ला के इमेज को फिक्स कर देंगे तो वो फिर टॉप पे आएगी। तो अब बैकग्राउंड इमेज है तो वो पीछे रहेगी। अच्छा, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज के बाद बैकग्राउंड रीजन कॉन्टेक्स्ट बॉक्स, बैकग्राउंड क्लिप है, बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया था। जो ज़्यादा काम की चीज़ें हैं ना वो हमारी यही हैं, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट, ओरिजिन और क्लिप। अच्छा, अब इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, उसको हम बोलते हैं ओनली बैकग्राउंड। उसमें सारी चीज़ें हम एक ही साथ में दे सकते हैं, यानी उसकी पोजीशन भी, URL भी, वो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर दी हैं वो सारी हम एक साथ में दे सकते हैं। यानी इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, इसका URL ये होगा, सेंटर में आएगी, कंटेन होगी, कॉन्टैक्ट बॉक्स, उसका कलर क्या होगा, सब कुछ एक ही फॉर्म में दे सकते हैं। जितनी हमने सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही जगह में भी आ सकती हैं, फिर भी वे वैसे ही काम। अगर हम बैकग्राउंड स्क्रॉल कर देंगे तो क्या होगा कि इमेज साथ में स्क्रॉल हो जाएगी। ये इमेज है ना, ये साथ में इमेज स्क्रॉल हो रही है ना, यानी देखो ना स्क्रॉल में ये इमेज ऊपर नहीं जा रही, नज़र आ रही है ना, ऊपर जा रही है। अगर हम इसको फिक्स कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, स्क्रॉल नहीं करते, फिक्स करते हैं तो क्या होता है, इमेज ये देखो वहीं पे ही है, देखिए। हाँ, यानी इमेज जिस पोजीशन पे है वहीं पे फिक्स है, यानी इमेज यहाँ पे टॉप के इधर फिक्स है ना, तो अब इसके ऊपर चीज़ें आएंगी लेकिन इमेज एक्चुअली यहीं पे है। अब बैकग्राउंड कलर उसके ऊपर आ रहा है लेकिन इमेज यहीं पे है, स्क्रॉल नहीं हो रही इमेज, ठीक है ना। बाकी हेडिंग वगैरह स्क्रॉल हो रही है लेकिन इमेज वहीं पे है। लेकिन अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर इमेज स्क्रॉल करती है साथ में, जैसे हेडिंग ऊपर जा रही है तो ये इमेज भी ऊपर जा रही है, ये फ़र्क है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास जो है वो क्या हम डिस्कस करने लगे थे, हाँ हमारे पास ये इतनी वैसे यूज़ नहीं होती दोनों प्रॉपर्टीज़, मुझे भी इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है। पेंटिंग एरिया, इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, पता नहीं क्यों यूज़ होते हैं ये, इग्नोर करो, लेकिन पढ़ लेना इसका कोई मतलब होगा, लेकिन ये इतना यूज़ नहीं होती दोनों प्रॉपर्टीज। ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ये कंटेन, साइज, रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट और कलर यूज़ होते हैं। रीजन और क्लिप पता नहीं, हो सकता है किसी स्पेसिफिक ब्राउज़र पे यूज़ होते हैं। इमेज की ओपेसिटी कम नहीं हो सकती, इमेज के ऊपर हम बैकग्राउंड कलर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अब आपने एक डिव ये लगाई है, हम क्या करेंगे, इस डिव के ऊपर एक और डिव बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम टेक्स्ट लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम एक क्लास लगाएंगे, उस क्लास को हम बोलेंगे मे बी BG1। इस BG1 को मैं एक्सेस करूँगा, BG1, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर दूंगा ब्लैक। अगर लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक देता हूँ तो मुझे इमेज आना नज़र बंद हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि इमेज तो इसके पीछे है। तो हम क्या करेंगे, एक तो मुझे इसकी हाइट सेम करनी है जितनी उसकी रखी थी 50 VO हाइट, ताकि ये सारे पे ब्लैक आ जाए। अब ये सारे पे ब्लैक आ गए, अब टेक्स्ट भी हमारा ब्लैक है, तो टेक्स्ट को तो हम वाइट कर सकते हैं, किस तरह, कलर लगा के।
टेक्स्ट वाइट, लेकिन इमेज मुझे पीछे नहीं नज़र आ रही क्योंकि इमेज जो लगी है ना वो एक डिव जिसका बैकग्राउंड कलर है इसके भी पीछे लगी हुई है। हम अब इस जो डिव है यानी ये जो बैकग्राउंड ब्लैक की है हम इसका कलर क्या कर देते हैं, इसकी ओपेसिटी लो कर देते हैं, तो RGB A और उसको हम रेड ग्रीन ब्लू को हम 0 0 0 कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी रख लेते हैं 0.5%। यानी अब ये ब्लैकिश नज़र आ रहा है ना। अब अगर हम 0.1 रखते हैं तो ज़्यादा विजिबल आ रहा है, 0.9 रखते हैं तो ज़्यादा डार्क आ रहा है, 0.7 रखते हैं तो यानी ये कम विजिबल हो रही है ना पिक्चर, अब पहले ज़्यादा थी। तो अगर मैं इसकी कवर कर देता हूँ अब अच्छा इफेक्ट नज़र आ रहा है ना ब्लैक ब्लैक। अगर हम इसको RGB ये ख़त्म करते हैं तो ये बिल्कुल विजिबल होगी पिक्चर और ये टेक्स्ट इतना पड़ा नहीं जा रहा है इसके ऊपर से। तो इसके ऊपर हमेशा हम इस तरह बैकग्राउंड कलर लगाते हैं ताकि और हो। समटाइम इससे भी डार्कर होता है, ये तो बहुत ही डार्कर है, इससे हल्का सा कम और ज़्यादा इस तरह। वैसे 0.6 करें तो ज़्यादा विजिबल होगा, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। ऐसे हम करते हैं। अब अगर हम इसकी हाइट को कर दें 100 VH और इसकी भी हाइट को कर दें, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। विड्थ को भी कर दें 100% और इसको भी कर दें 100, इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इमेज पूरी स्क्रीन जितनी जगह ले रही है, यानी विड्थ पूरी 100% ले रही है और हाइट जितनी मेरी स्क्रीन का साइज़ है ना उतनी हाइट ले रही है। तो ये बिल्कुल अच्छा एक फील आ रहा है। अब इसके अंदर दरमियान में बहुत ज़्यादा हेडिंग लगाने के बजाय हम सिर्फ एक ही हेडिंग लगा देते हैं और उस पर लिखते हैं मे बी हेलो वर्ल्ड और उसका टेक्स्ट लाइन क्या कर देते हैं सेंटर। H1 को रीच आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे और टेक्स्ट लाइन सेंटर। अच्छा, अब ये इधर से तो सेंटर हो गया लेकिन टॉप से सेंटर करना पड़ेगा मुझे। तो टॉप से सेंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हैं या तो पैडिंग दे दें या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लैक्स और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट और इसकी। अच्छा, अगर हम जस्ट टेक्स्ट लाइन सेंटर उसी टैग में करें तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम इसको करें डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट, सही है। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। चलिए, ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें लगानी पड़ती हैं सेंटर में करने के लिए, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर। तो इससे क्या होता है कि जो आपका कंटेंट होता है ना वो सेंटर में आ जाएगा। यानी लाइन आइटम और ये एक हॉरिजेंटल है एक वर्टिकल है, तो दोनों को हम सेंटर में करते हैं तो वो वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा और हॉरिजेंटली भी सेंटर में आ जाएगा। तो ये वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों सेंटर में और पूरी विड्थ कंटेन कर रहा है जितनी हमारे पास इसकी विड्थ। अब अगर हम पोजीशन करते हैं ना इसकी फिक्स, बैकग्राउंड पोजीशन है, स्क्रॉल की जगह करते हैं फिक्स, तो अब आपको क्लियर होगा कि इमेज वहीं पे है, आपका हेलो वर्ल्ड ऊपर जा रहा है और उसके ऊपर नीचे से मज़ीद टेक्स्ट इमेज के ऊपर आ रहा है। सही है। तो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ भी समझ आ गई। ये समझ में आया ना आपने ऊपर शेडो कैसे लगाया है। एक डिव आपने लगानी है
उस डिव पे इमेज लगानी है, यानी इस बीजी पे इमेज लगाई है, फिर एक और डिव लगानी है BG1 या कुछ भी नाम दे लो, उस पर आपने क्या करना है, कलर अप्लाई करना है, उसकी पेस्ट्री कम करनी है। पूरा कलर लगा दोगे फिर इमेज नज़र नहीं आएगी, उसकी पेस्ट्री कम करनी है। टेक्स्ट एज अ पैटर्न, वो तो कलर के अंदर हमने देखा था ना कल कि हमारे पास शेडो अप्लाई करने का, शेडो की बात कर रहे हैं। टेक्स्ट की एज अ पिक्चर, हाँ वो होता है, फिर वो बनी बनाई इमेज ही होती है ऐसी, यानी एक आप टेक्स्ट लिख के एक इमेज बना लोगे, उस इमेज को पीछे लगा दो, जिसको वो कहते हैं, क्या उसका नाम, क्या बोलते हैं, वाटर मार्क। तो वाटर मार्क कैसे लगता है कि आप एक टेक्स्ट की इमेज बना लो, जो भी आपका लोगो है या जो भी टेक्स्ट लिखना है, तो उसको एज ए बैकग्राउंड इमेज लगा दो। उसके अलावा ये साइंस समझ आई, यानी जब भी आपने एक ऐसा इफेक्ट लेके आना है ना जिसके अंदर पिक्चर के ऊपर ओवरले लगाना है, इसको ओवरले भी बोलते हैं, पिक्चर के ऊपर आपने एक ओवरले इफेक्ट लगाना है, तो आपको दो डिव लगानी पड़ेंगी। एक डिव के अंदर पिक्चर आएगी सबसे पेरेंट पे, फिर उसकी चाइल्ड डिव के ऊपर कलर आएगा, उसकी पेस्ट्री कम होगी, फिर उससे अंदर जाके आपका टेक्स्ट आएगा, फिर वो इस तरह से आपको नज़र आएगा। सही, ट्रांसपेरेंट ही किया है ये, लाइक RGB की मदद से ट्रांसपेरेंट ही किया है ये। यहाँ पे ये देखो, यानी आप जितना भी ट्रांसपेरेंट करते जाएंगे वो उतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना। आपने बिल्कुल ही वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कर दी तो अब ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया, सारा कुछ पीछे से नज़र आ रहा है ना, कलर की कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आ रही। तो अगर हम इसकी वैल्यू को 6 कर देंगे तो फिर नज़र आएगी। ये हम 0 0 करके उसकी वैल्यू को ट्रांसपेरेंट ही कर दिया ना। अगर 0 0 करके 0 कर दोगे वैल्यू तो वो सारा ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी फिर कुछ भी बैकग्राउंड का असर नहीं होगा। अगर हमने कलर को भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना हो, फिर अब देख रहे हो पहले कलर ज़्यादा विजिबल था ना, तो हमने थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब ट्रांसपेरेंट करने का क्या मतलब है कि इस W के पीछे से अगर देखो तो आपको पिक्चर नज़र आ रही है। तो वो कैसे किया है, टेक्स्ट जो कलर की प्रॉपर्टी है उसको भी RGBA करके, तो इसका मतलब वाइट था ना, तो ये वाइट ही है और इसकी पेस्ट्री को कम कर दिया तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया टेक्स्ट। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से सेंटर में आ रहा था, लेकिन वो यहाँ टॉप पे सेंटर में आएगा, यानी विड्थ वाइज सेंटर में आएगा ना। टेक्स्ट अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर में करता है, वर्टिकली सेंटर में तो नहीं आएगा ना। फिर हम करते तो हमें मार्जिन टॉप देना पड़ता। तो ये बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको करके दिखाया। अब ये वाला इफेक्ट काफ़ी वेबसाइट पे लगा होता है, तो आपको ये लगाना आ गया तो आप इसकी मदद से वेबसाइट बना सकते हैं। उसके अलावा अब हमने प्रॉपर्टीज़ देखनी है। अगर हम कोई टेबल है उसको आप डिज़ाइन करना चाहते हैं और फॉर्म है उसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन करके देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई टेबल है, उसके अंदर रो है, रो के अंदर 2 TDs हैं, तो अब हमारे पास ये टेबल जो है वो आएगा इस तरह से। इसको हम प्रॉपर ना कर लें,
सही है, तो मैंने ऐसे 2 बना दिए। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा इसको अच्छा करना है, तो अच्छा करने के लिए इस पर हमें थोड़ी सी साइंस लगानी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले टेबल को हम टारगेट कर लेते हैं, उसकी विड्थ 100% कर ली हमने और चीज़ों को ऐसे मैनेज कर लिया। अब उसके अलावा हम TH और TD को करते हैं, उस पर बॉर्डर 1 पिक्सल, पैडिंग 10, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इस तरह से बन गया हैं। असाइनमेंट तो नहीं मैंने दी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एक टेबल है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना, तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा यानी पैडिंग हमने दे दी, थोड़ी सी मार्जिन दे दिया और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया TH और TD को। और इसके अलावा हम TH को बैकग्राउंड कलर दे देंगे, वो इस तरह से इफ़ेक्ट बन जाएगा। और पैडिंग जो है वो ख़त्म कर देते हैं TH से, ऐसे आ गया बॉर्डर। अगर हमने हेडर से ख़त्म करना है तो, या सिर्फ बॉर्डर बॉटम दे सकते हैं। फिर नीचे सिर्फ बॉर्डर बॉटम पे आएगा। समझ आ गई कि एक टेबल को हम अपनी CSS से कैसे डिज़ाइन करते हैं। इसमें वही प्रॉपर्टीज है जो हमें पता है, जैसे विड्थ दे दिया हमने। बॉर्डर कोलैप्स एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम कोलैप्स कर सकते हैं बॉर्डर्स को आपस में ना मिला दें। अदरवाइज़ अगर क्या होता है दोनों का बॉर्डर लहदा आता है तो दोनों में स्पेस आती। कोलैप्स का मतलब मिल जाओ। और बॉर्डर बॉटम जो नीचे लाइन आ रही है, ये बॉर्डर बॉटम हमने दिया हुआ है। पैडिंग टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये अब देने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड TH को थोड़ा बैकग्राउंड दे दिए, और पैडिंग जो है वो थोड़ा पैडिंग से जो है ना टेक्स्ट बॉर्डर से थोड़ा दूर हो गए। तो ये एक प्रॉपर सा हमारे पास टेबल जो है वो बन गया। इस पर अब एक और इफेक्ट आता है कि मैं जिस पे होवर करूँ ना, वो वाली रो जो है वो बैकग्राउंड उसका कलर इफेक्ट हो, यानी वो चेंज हो। एक तो इसको करने के लिए हम मज़ीद थोड़ी रोज़ भी क्रिएट कर लेते हैं। अब मल्टीपल मेरे पास रोज़ आ गई हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पे जैसे मेरा माउस जिस रो पे जाए ना, वो वाली रो का कलर इफेक्ट थोड़ा सा आए। वो कैसे आएगा? मैं CSS में जाऊँगा, एक मेरे पास प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं पसीडो एलिमेंट। जैसे हम बोलेंगे TH कॉलन होवर, बैकग्राउंड कलर ब्लू। जैसे ही यानी TH के ऊपर होवर होगा, TH कॉलन होवर, इसको हम पसीडो एलिमेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं इस पर होवर करूँगा, अच्छा TH पे लगाया, TD पे लगाना है। रेदर देन TD हमें T रो पे लगाना चाहिए। समझ आ रही है? रेदर देन बैकग्राउंड कलर हमें इसका थोड़ा सा ग्रे कलर रखना चाहिए। समझ आ रही है? जैसे टेक्स्ट ओवर होगा तो ये कैसे कर रहा है कि ये TR पे ये ऑल द टाइम ये बैकग्राउंड कलर नहीं अप्लाई करके रख रहा। कब करेगा? जैसे ही माउस उस पर होवर करेगा। तो TR कॉलन होवर, ये वाला ब्लॉक तब चलेगा। ये ऐसा सेलेक्टर है, ये तब चलता है जब TR के ऊपर माउस होवर करता है। तो अब जैसे TR पे माउस होवर करेगा, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि TR पे, हम ऐसा भी कर सकते हैं कोई डीप पे, यानी ये इस डीप पे हम चाहते हैं जब माउस होवर करे तो ये जो कलर हेलो वर्ल्ड है ये प्रोमिनेंट हो फुल। तो हम क्या करेंगे फिर, इसका क्या नाम था, इस हेडिंग का हम कोई दे देते हैं, इस पे कोई क्लास दे देते हैं, मे बी ABC। अब ABC क्लास के ऊपर जब हॉवर होगा
तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो कलर वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे होवर हो रहा है उसके ऊपर हमने उसका कलर क्या कर दिया है, वाइट कर दिया। नहीं, होवर प्रॉपर्टी ये एज अ सिलेक्टर यूज़ होती है, सिलेक्टर कॉलन होवर। इसको हम पसीडो एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पसीडो एलिमेंट। इस तरह कुछ पसीडो क्लासेस भी होती हैं। अच्छा, होवर के अलावा हमारे पास और ऑप्शन भी हैं, जैसे जो पसीडो क्लासेस होती हैं, जैसे tr कॉलन nth चाइल्ड ऑल्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई ऑड चाइल्ड आएगा ना तो फिर ये कलर करेगा लाइट ग्रे। यानी जितने भी ओल्ड चाइल्ड हैं ना उनका उसने अगर हमने कलर देना है तो ओल्ड चाइल्ड का, तो tr कॉलन nth चाइल्ड ओल्ड। इवन देना है तो इवन आ जाएगा, वो इवन को कर दिया उसने कलर चेंज। यानी अक्सर होता है ना टेबल में कुछ जो है वो रोज़ कलर होती हैं और कुछ रोज़ नहीं होती, तो वो क्या होगा, tr nth चाइल्ड इवन और ऑड, ये ऑप्शन हमारे पास होता है। उसके बाद ऑड का मैंने आपको बता दिया। अब लाइट ग्रे, अब दोनों पे हमने दे दिया ना, ऑड पे भी दे दिया, इवन पे, अब सब पे कलर आ रहा है। उसके बाद t कॉलन होवर कब कर दिया हमने, t कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, पहली चाइल्ड का अगर हमने कलर चेंज करना है, वो ऑलरेडी भी वही था वैसे। हाँ, इवन ऑड का मतलब है कि ये इवन चाइल्ड और ऑड का मतलब है ऑड चाइल्ड। यानी tr ये जो भी इवन है वो लहदा कंसिडर होंगे, ऑड जो है वो लहदा कंसिडर होंगे। अगर ये पहली ऑड है ना और तीसरी ऑड है, इवन कौन से हैं, 2 और 4, वो उसको इस तरह से अप्लाई करेगा। अच्छा, उसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब फॉर्म का टैग लगा लेते हैं। फॉर्म के टैग पे भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म पढ़ा था ना हमने, यूज़र से अगर इनपुट लेनी हो, उसमें हम एक इनपुट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बना दिया उसको इस तरह से। अब इसकी एडिटिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, इस इनपुट की अगर हमें एडिटिंग करनी है, उस पर थोड़ा पैडिंग, रेडियस, बॉर्डर दिखाया तो वो इस तरह से इनपुट बन गया। यानी प्रॉपर्टीज़ वही हैं, मैंने लगा के दिखाई हैं कि अगर हम पैडिंग दे दें, उस पर मार्जिन दे दें, थोड़ा रेडियस दे दें, बॉर्डर दे दें, तो इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। समझ आइए आपको। इसी तरह अगर मेरे पास जो है वो इनपुट है, इनपुट फोकस, जैसे इस पे मैं फोकस करूंगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। इनपुट फोकस बॉर्डर रेड, तो चला क्यों नहीं। अच्छा, ये आउटलाइन लगी हुई है, आउटलाइन नन, जैसे फोकस करूंगा तो रेड हो जाएगा। पहले बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू आता है ना वर्ड, और आउटलाइन को आपको नन करना है। वो जो ब्लू आ रहा है ना वो आउटलाइन की वजह से आ रहा है, तो आउटलाइन नन, और बॉर्डर को आपने एक्चुअल बॉर्डर देना है। उसके अलावा यानी ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़ ली हैं। बॉर्डर, आउटलाइन नहीं पढ़ी थी। आउटलाइन क्या होता है, बॉर्डर से ऊपर आउटलाइन आती है, यानी बॉर्डर के ऊपर आउटलाइन आती है, तो हम उसको ख़त्म कर दें तो हम बॉर्डर हमें नज़र आने लग जाता है।
आउटलाइन नन कर दिया बॉर्डर। बाकी अगर हम टेबल पे देखें जो हमने प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं वो एग्जैक्ट सेम ही है जो हमने पढ़ी, जैसे बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, टेक्स्ट लाइन। बस अगर उसको लगाने से पूरा स्टाइल चेंज हो रहा है। अब पहले आपको नहीं आ रहा था, अभी हमें समझ में आना शुरू हो गया। हम अब डिफरेंट किस्म के जो है ना वो इनपुट बना सकते हैं डिफरेंट शेप के। आउटलाइन बॉर्डर से बाहर आउटलाइन आती है, यानी बॉर्डर के ऊपर आउटलाइन आती है। ये आउटलाइन लगा लें, बॉर्डर लगा लें, वो एक ही तरह वेक्ट करता है फॉर्म के इनपुट टैग के ऊपर। तो आउटलाइन को नन कर दें तो हमें बॉर्डर नज़र आने लग जाता है। तो हम आउटलाइन को नन कर देंगे ताकि बॉर्डर नज़र आए। अच्छा, उसके अलावा हम एक और काम भी कर सकते हैं। जैसे ही इनपुट के ऊपर फोकस हो, हमने लगाया ना यहाँ इनपुट फोकस, तो हम इसकी विड्थ इंक्रीज करके 300 पिक्सल कर दें। पहले यानी ये फिक्स नहीं हो रहा था ना, पहले ये क्या था कि जैसे ही मैंने इस पे फोकस किया, अब जिस पे फोकस कर रहा हूँ उसकी विड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ कम है, लेकिन जैसे फोकस होता है वैसे ही विड्थ बढ़ने लग जाती है। हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे, बाकी चीज़ें। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ इनपुट की हमने देख ली। बटन को डिज़ाइन करना है। बटन को कैसे डिज़ाइन करेंगे? बटन टैग को एक्सेस अगर करें तो उसको डिज़ाइन करना हो, पैडिंग 10 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल, रेडियस इतना दे दिया, बॉर्डर इतना, बैकग्राउंड कलर और कर्सर पॉइंटर। कर्सर क्या होता है? ये जो इसके ऊपर आ रहा है ना, जैसे अभी माउस आ रहा है हमारा ये दूसरा वाला ना ऐसे, लेकिन जैसे जाता है तो वो फिंगर वाला आ जाता है, मतलब इस पर क्लिक करो तो ये बटन डिज़ाइन हो गया हमारा। इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं, पैडिंग भी कर सकते हैं थोड़ी, ये बटन वाली फीलिंग आ रही है ना। होवर भी अप्लाई कर सकते हैं, बटन होवर, बैकग्राउंड कलर रेड। तो बटन भी हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बटन डिज़ाइन है, वो बैकग्राउंड कलर जो शुरू में आ रहा है, लेकिन होवर पे बैकग्राउंड कलर ख़त्म हो जाता है और सिर्फ बॉर्डर आता है। ये लोडिंग स्टेट है, ये अभी हम नहीं लगा सकते, इसको मैनेज करना पड़ता है। लाइक ये समझो एक वैसे एक जिफ इमेज लगा सकते हैं आप, जिफ समझते हो? डॉटेड लोडर जिफ। तो बहुत सारी देखो ना, डिफरेंट जिफ हैं, जो भी आप लगाना चाहो। इसको लगा के देख लें, पिक्चर ही होगी ना। तो इसको अगर हमें लगाना हो, कहाँ पे? बटन के अंदर लगा हुआ था या साइड पे लगा हुआ था? तो इसको हम लगाएंगे आगे, इसका साइज थोड़ा कम करना पड़ेगा। मे बी 20 पिक्सल कर देते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया। बटन के अंदर लगा दें इमेज, मेरे ख्याल से बटन के अंदर ऐड से आ जाएगी। विड्थ थोड़ी सी हमें क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। फिर
और हैं हाँ वो देखना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इजी होगा। हम जो बैकग्राउंड कलर इसको रहते दैन इसमें लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको एक डीप लगा लेते हैं और दोनों एक डीप में आ जाएंगे। ठीक है, और इस पर बैकग्राउंड कलर हम ख़त्म कर देते हैं। अब ये बटन आ रहा है और साथ में हमारे पास ये आ रहा है, और इसकी विड्थ भी है ना वो कम कर देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं। कलर की प्रॉपर्टी भी उड़ा देते हैं, कर्सर भी ख़त्म कर देते हैं। ये जो भी हमने इस पे लगाया है ये सारा एक्चुअली इस डीप पे लगाना पड़ेगा हमें। BTN और इसकी अब विड्थ देनी पड़ेगी। कर्सर पॉइंटर बैक कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस 10, बॉर्डर जो है वो बैकग्राउंड कलर ठीक है, और विड्थ जो है वो हम दे देते हैं इसको ठीक है। और उसके बाद कलर इसको ग्रीन ही करना पड़ेगा। कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर देना। बॉर्डर नन करना है। इस पे होवर ख़त्म कर देना है, डॉट BTN पे लगाना है। और अब कलर भी इसका, अब बटन वैसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको हम स्पैन टैग यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या आ रहा है, पैडिंग मार्जिन की वजह से इशू आ रहा है। अब इसके ऊपर इसीलिए अप्लाई नहीं हो रहा था। अब एक चीज़ रह गई है इस इमेज को, एक तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसकी विड्थ हम कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है ना। अब इधर से राइट साइड से कम करना है। अब बेहतर लग रहा है ना, 80 करके देखें। अच्छा, इसकी जो पैडिंग है ना उसको भी मैनेज कर लेते हैं। लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट टॉप आ गया, राइट 0 पिक्सल कर देते हैं, बाकी इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी बेहतर बन गया ना। ऐसे हम बटन को डिज़ाइन कर सकते हैं प्रॉपर।
इसके अलावा बस करें या और पढ़ें? ये सारी फाइल्स मैंने जो है वो रख दी हैं, अभी मैं पुश करके बताता हूँ। ये एक URL है github.com/wma-b08। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपकी बुक्स भी, HTML में हमने जितनी क्लासेस पढ़ी हैं वो भी, और CSS में जितनी क्लासेस पढ़ी हैं वो भी, उसका जो कोड हमने किया है, जिप वगैरह, इमेजेस, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।